3 दशक से पहले सभी लेफ्ट पार्टीज को ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका। यह बहुत बड़ी पॉलिटिकल केस स्टडी है। कैसे ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट फ्रंट को खत्म कर दिया, लेकिन ढेर सारे साल बाद जाकर लग रहा है कि बीजेपी वही प्लान खेलकर टीएमसी को हराना चाहती है। ममता बहन जी अभी बहुत कमजोर दिख रही है पॉलिटिकली, और जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उसे रोकने के लिए ममता बनर्जी नाकाम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को पॉलिटिक्स को समझते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ समझने का ढोंग कर रही है। क्या यह सिर्फ एक ढोंग है, या लैक्स ऑफ इंटरेस्ट है, या टीएमसी के अपने अंदरूनी कोर्ट में इतनी धोखेबाजी हो चुकी है, इसलिए ममता बनर्जी अपना कंट्रोल खो रही है। आज के एपिसोड में हम मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे, और उससे बड़ा एक इशू डेवलप हो रहा है ममता बनर्जी के लिए कि लोगों का गुस्सा अभी धीरे धीरे उनके खिलाफ जा रहा है। वह ममता बनर्जी को बेचैन कर रहा है, खास करके टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर। जो स्कैम हुआ है वह बहुत भयानक था और बहुत बड़ा था, और यह स्कैम 26,000 टीचर्स के साथ हुआ है। और आंदोलन कर रहे हैं जितने भी टीचर्स लोग हैं, उनका गुस्सा तो ममता बनर्जी को फेस करना ही होगा। बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा खराबी हो चुकी है, और बंगाल के इलेक्शन में अभी 1 साल रह गया है। क्या ममता बनर्जी को कंट्रोल पूरी तरीके से फिसल रहा है? क्या ममता बनर्जी संकट से बच पाएंगे? ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा संकट हो चुका है कि मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जब पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास हुआ तब सारे आंदोलनकर्मी जीवित हो रहे हैं। बट वैसा देखा गया तो सभी कानून तो अभी ये कानून पास हो चुका है, और अभी आंदोलन करके कोई फायदा नहीं। और राष्ट्रपति ने भी इस कानून के ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं, और बंगाल के लोग जाग जाते हैं और कहते हैं कि हम वक्त एक्ट के खिलाफ नारेबाजी देंगे और आंदोलन करेंगे। मगर सबसे पहले उन्हें यह जानना होगा कि आपके आंदोलन करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने देर बाद आंदोलन करके क्या मिलेगा? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी पुलिस का क्या कहना है कि जहांगीरपुर में आंदोलन हुआ, वहां पर रामनवमी का शोभा यात्रा निकल रहा था, तो पुलिस का कहना यह है कि राम मंदिर और राम भक्तों की शोभा यात्रा के लिए हमने एक सेफ रास्ता बना दिया था और एक सेफ पैसेज भी दिया था। लेकिन यह जो वक्फ बोर्ड है के लिए, एंटी वक्फ बोर्ड के लिए जो आंदोलन कर रहा है, उसके लिए हमें कोई बंदोबस्त नहीं था, यानी कि मैन पावर कम थी। तो ऐसे में आपने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। इसमें सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है कि पुलिस फोर्स नहीं है? तो पुलिस फोर्स नहीं था, इसके वजह से आंदोलन में हिंसा हुई, और आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। आंदोलन में हिंसा हुई और उसके अंदर एक लड़का मर गया। उसके बाद जो आक्रोश हुआ और भीड़ ने उन्हें पुलिस की गाड़ी को जला डाला। जब सब तरफ आगजनी हुई, तो ये सब घटनाक्रम को देखते हुए यह सवाल उठता है कि ममता बनर्जी एक आंदोलन नहीं रोक पाती है, एक दंगा नहीं रोक पाती है, उसका क्या मतलब? क्या ममता बनर्जी को यह नहीं पता कि वक्फ एक्ट पास होने के बाद में अपने राज्य में क्या होगा? वैसे भी ऐसा देखा जाए तो आपको शांति से आंदोलन करने का आता नहीं है, तो आपके आंदोलन करने की कोई हक नहीं है। आपने साबित कर दिया कि क्या आप चीज हो। वैसे देखा गया तो लोगों ने काबिल होना चाहिए कि वो शांति से आंदोलन करे, इसलिए क्योंकि हमने शांति से आंदोलन करके अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है? शुक्रवार को नमाज के बाद आपने पथराव शुरू कर दिया, जिससे बीजेपी के एक मौका मिल गया। बंगाल में एक खराब वातावरण है, कश्मीर की तरह बिल्कुल। वीडियो ऑफिस पर पथराव हुआ, वीडियो ऑफिस में पथराव करके आपको वापस उस क्या मिला? और रेलवे गेटमैन के ऊपर भी हमला किया था, और उसमें ऑफिस में भी हमला किया था। एक रिटेल चेन को आंदोलन कर्मियों ने लूट डाला। आप मुझे एक बात नहीं समझती कि रिटेल चेन का वक्फ बोर्ड से क्या मतलब है? इस पर गुस्सा निकालना, इतना तो आपको पता होना चाहिए था। शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा हुई, बाप बेटे के साथ 3 लोग मारे गए और 125 लोग अरेस्ट हो गए। और गोविंदा दास जिनका नाम था, उनके बेटे का नाम चंदन दास था, जिनको घसीटकर बाहर निकाला गया और बुरी तरह से पीटा गया। और एक अहमद नाम का शख्स है जिसको पुलिस की फायरिंग में गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय होंगी पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस सख्ती से आएगी पश्चिम बंगाल में किसी भी जिले में।
वैसा देखा गया तो राष्ट्रपति शासन की भी बात हो चुकी है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में दाखिल हो चुकी है। ऐसी ज़्यादा इज्जत निकालने वाली बात ममता बनर्जी के लिए और क्या हो सकती है। वो तो यह है कि अपने राज्य में 15 साल से ज़्यादा और रूल कर चुकी है, बाद में भी दंगा नहीं रोक पाई और 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अगर आप हिंसाचार नहीं रोक सकते हो तो आप बीजेपी को न्योता दे रहे हो राज्य में चुनाव जीतने के लिए। वैसे देखा गया तो हिंदू अपने देश में ही पलायन कर रहा है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा। उनके ऊपर हमला हो रहा था। विपक्ष का कहना है कि यह कोई वक्त कानून के ऊपर आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए एक साजिश है। ऐसी सोची समझी साजिश और एक सोचा समझा चाल और सोशल मीडिया में पूरी बीजेपी एक्टिव हो गई है और हिंसाचार के फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए गए हैं। बंगाल पुलिस का यह काम है कि सोशल मीडिया को चेक करके जो पोस्ट उन्होंने रखी है वह सही है या गलत, ये उन्हें देखना है। ममता बनर्जी के ट्वीट करके बताया कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप हिंसाचार को बढ़ावा ना दें और दंगे फसाद आप मत ही करिए, और जो केंद्र का कानून है हम राज्य में लागू नहीं करने देंगे। अभी सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी को पता नहीं था क्या कि कानून पास होने के बाद में क्या होने वाला है। तो पुलिस कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं थी इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। टीएमसी के नेता वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि दंगा करने वाले लोग बाहर से आए हैं, लेकिन सत्य परिस्थिति कुछ और है। ऐसा देखा गया तो ममता बनर्जी का भविष्य जो है 1 साल के बाद पता चलेगा कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहेगी या नहीं, इसलिए क्योंकि वह दंगाइयों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो केंद्र की सैनिक पश्चिम बंगाल में दाखिल हो चुके हैं, जबकि ममता बनर्जी का यह कहना है कि हम दंगा रोक सकते हैं, लेकिन उसकी इज्जत अभी तरतर हो चुकी है। 1 साल के ऊपर हम पूरे पश्चिम बंगाल को नहीं पहचान सकते, लेकिन कुछ सालों से जो अत्याचार हो रहा है उसमें पश्चिम बंगाल को हम जरूर पहचान सकते हैं। कुछ आंकड़े हैं जो कि बहुत भौचक्का कर देने वाले हैं और कुछ आंकड़े ऐसे भी है जो चौंकाने वाले हैं। बहुत ही दुख भरे आंकड़े। 65 ऐसे मामले हैं कि हिंसाचार में लिप्त है, वह भी जनवरी 2021 से लेकर जून 2022 तक। वेस्ट बंगाल की घरगुती हिंसाचार पर 4 सबसे ज़्यादा चरण पर है और यह एनसीपीआर का रिकॉर्ड है। डाटा कहता है कि घरगुती हिंसाचार में बंगाल 1 नंबर पर है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी घर का हिंसाचार रोक नहीं पाई और एसिड अटैक के मामले में भी वेस्ट बंगाल 1 नंबर पर है। और एनसीपीआर के मुताबिक सबसे ज़्यादा जाली नोट पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 7 सालों में 3 लाख नौकरियां चली गई, ऐसा एनसीपीआर का डाटा है, वो भी सरकारी डाटा है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जिन्होंने जीएसटी में भी घटोतरी दिखाई दी 2019 से लेकर 2020 तक। पश्चिम बंगाल में 50 एमएलए ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और 91 एमएलए ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं, और 50 ऐसे एमएलए हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं मगर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, और एक जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला एमएलए है वो अपक्ष है। तो एक तरफ ममता बनर्जी के ऊपर दंगे के आरोप और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार का आरोप है, शिक्षक भर्ती घोटाला, इसके बीजेपी को एक मौका मिल गया है और ममता बनर्जी को 2026 के चुनाव में हराया जा सके। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान आता है कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला है 26,000 शिक्षक का, उसमें 26,000 शिक्षक है उनको पात्र नहीं किया है, यानी कि उनको इनवैलिड बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पूरे 26,000 लोगों को भर्ती की थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और पैसे लेकर उन्हें भर्ती किया है। एक और स्कैम था एसएससी स्कैम, जिसमें टीएमसी का मंत्री पार्थ चैटर्जी जो सीनियर लीडर थे, पार्थ चैटर्जी की जो दोस्त थे अर्पिता मुखर्जी, उनके घर पे 50 करोड़ बेईमानी कैश पाया गया। यह कैश से कहाँ से आया उस पर 2 सालों से छानबीन हो रही है। एसएससी रिक्रूटमेंट में घोटाला हुआ था, जिसे कम नंबर थे उनकी लिस्ट ऊपर थी और जिसके ज़्यादा नंबर थे उनकी मेरिट से बाहर थे। इसलिए कोर्ट ने अपना यह पाया गया कि एसएससी रिक्रूटमेंट में घोटाला हुआ है और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही ऊपर से कंट्रोल है। जिन्होंने पैसा दिया उनकी रैंकिंग ऊपर थी और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाई है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जिन्होंने पैसे देकर नौकरी पाई थी उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी और सरकार ने जो पैसे कमाए हैं
वो पैसे भी वापस देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी होना चाहिए था। लेकिन जो ईमानदार विद्यार्थी है जिन्होंने एसएससी एग्जाम दी पूरी ईमानदारी से, उनकी नौकरी भली गई। जब 2019 में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट्स को खत्म कर दिया था तो अभी उतना कुछ खास नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कुछ भी हो, भ्रष्टाचार तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जोर से मार दिए और ढेर सारे टीचर्स अभी नौकरी के बिना है। अभी देखते हैं कि यह कब तक चलता है। ममता बनर्जी ने अभी तक टास्क फोर्स बनाया है जिसके सवाल पर अभी जवाब देना कोशिश करेंगे और 26,000 शिक्षकों के साथ क्या होगा और उनका क्या करना है ये सोचेंगे। बहुत बड़ा फ्रॉड था इसलिए क्योंकि 26,000 लोग यह कमाने वाले थे, उनके ऊपर उनकी फैमिलीज पल रही थी। बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों में और बीजेपी को कोई एक मौका मिल गया है कि ममता बनर्जी को 2026 के इलेक्शंस में हराना है। इसके ऊपर भी 32,000 शिक्षकों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था जिसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उन्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ी तो यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात हो जाएगी। इसलिए क्योंकि 50 से 55,000 शिक्षक घर पर होंगे तो ममता बनर्जी के ऊपर ढेर सारा प्रेशर भी होगा। इन्हें सोचना चाहिए था कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि इनके जो बहुत पास के सहयोगी है पार्थ चैटर्जी, शिक्षक घोटाले को लेकर पूरे रिक्रूटमेंट में स्कैम किया है और नंदीग्राम मामले में बहुत बड़ा मौका मिल गया है कि वह बीजेपी के हाथ में जाए और बीजेपी इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसलिए क्योंकि 2017 में त्रिपुरा में 10,000 शिक्षकों का इनवैलिड घोषित किया था, इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी करप्शन हुआ था। और 2018 में आते आते 20 साल पुरानी सीपीएम सरकार खत्म हो गई। तो क्या यह चित्र बंगाल में भी हो सकता है? टीएमसी के लीडर खुद ही एक दूसरे के ऊपर नीचा दिखा रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उनकी प्राइवेट चैट भी बाहर आ चुकी है जिनका नाम है मिस्टर कल्याण बनर्जी। अभी पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले का मामला है तो दंगों का मामला भी है ममता बनर्जी के पास में। अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि बीजेपी को प्रेशराइज कर सके और उन्हें जिस छात्र के ऊपर रेप हुआ था और उसे मार दिया गया था वह भी मामला ममता बनर्जी ध्यान रखना चाहिए। इससे उनकी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी और उनकी रैंकिंग और पार्टी दोनों को भी थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा।